कुछ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें ये पता चला है कि सरकार द्वारा जल्द ही फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, उर्वरक क्षेत्र के लिए एक योजना की शुरुआत की जाएगी। आज इस वीडियो में हम इसी योजना से संबंधित, उर्वरक क्षेत्र से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद ये जो नई योजना शुरू की जा रही है यानी PM प्रणाम योजना क्या है, इस योजना के ओवरव्यू को जानेंगे। साथ ही इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस योजना की आवश्यकता क्यों है, इसको लाया क्यों जा रहा है। साथ ही भारत में उर्वरक उपयोग का ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड पर भी बात करेंगे। इसके अलावा उर्वरक और भारतीय उर्वरक उद्योग, उसके एक ओवरव्यू को समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय उर्वरक उद्योग पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग के लिए, उर्वरक क्षेत्र के लिए किस तरह के प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को समझेंगे। इसके बाद अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है हाउ फर्टिलाइजर्स सब्सिडी वर्क, यानी फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा ये जो नई योजना शुरू की जा रही है PM प्रणाम योजना, ये योजना किस तरह से काम करेगी, इसका मॉडल क्या होगा। इसके अलावा इस योजना को लाया क्यों जा रहा है, साथ ही भारत में उर्वरक उद्योग की क्या स्थिति है, उस स्थिति को समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस पूरी योजना के एक ओवरव्यू पर बात कर लेते हैं। PM प्रणाम योजना को समझ लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा भारत में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए एक योजना लागू की जा रही है। इस योजना का नाम है PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम योजना की एक फुल फॉर्म भी है। इसका पूरा नाम है कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन योजना, यानी PM प्रणाम योजना। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस पूरी योजना के माध्यम से भारत में कृषि क्षेत्र के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो वैकल्पिक पोषक तत्व हैं, जैसे कि जो वैकल्पिक यूरिया है, यूरिया के जो विकल्प हो सकते हैं, उन विकल्पों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा इस पूरी योजना के माध्यम से। इस योजना के उद्देश्यों की बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस योजना के माध्यम से भारत में उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी, एक जुडिशियल उपयोग को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी, एक बैलेंस्ड अप्रोच को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से भारत में जैव उर्वरकों यानी बायो फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा जैविक उर्वरकों यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के संयोजन को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करने का भी प्रयास किया जाएगा, यानी मौजूदा समय में सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों पर जो सब्सिडी प्रदान की जाती है उस सब्सिडी के बोझ को कम करने, क्योंकि सब्सिडी का जो बोझ है, जो वित्तीय बोझ है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, वो सरकार पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में इस योजना के माध्यम से इस वित्तीय बोझ को कम करने की भी कोशिश की जाएगी। तो ये तो बात हुई योजना के एक ओवरव्यू की कि इस योजना में क्या क्या किया जाएगा। अब योजना की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इस योजना के प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको समझ लेते हैं। तो इस योजना का सबसे पहली विशेषता ये है कि इस योजना का कोई भी अलग से बजट निर्धारित नहीं किया जाएगा, कोई भी अलग से इसके लिए बजट नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इस योजना का वित्त पोषण मुख्य तौर पर मौजूदा समय में उर्वरक विभाग द्वारा जो तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, राज्यों द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं से पैसे बचाए जाएंगे और उस पैसे को मुख्य तौर पर इस योजना के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाएगा। इस योजना के संचालन का मॉडल कुछ इस तरह से है कि राज्यों द्वारा जो बचत का जो भी पैसा बचाया जाएगा, उस पैसे का तकरीबन 50% हिस्सा अनुदान के तौर पर राज्यों को ही वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये पैसा अनुदान के तौर पर दिया जाएगा, इस पैसे में से तकरीबन % हिस्से को मुख्य तौर पर गांव, ब्लॉक या फिर जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और इससे संबंधित तकनीक, यानी जो भी वैकल्पिक उर्वरक है, उर्वरकों के जो विकल्प हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स के जो ऑप्शंस हो सकते हैं, उन विकल्पों के उपयोग पर, इसके अलावा उन विकल्पों को विकसित करने की तकनीक के उपयोग पर, तकनीक को बढ़ावा देने के उपयोग पर इस % हिस्से को उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो शेष 30% हिस्सा बचता है, उस शेष 30% हिस्से को मुख्य तौर पर किसानों, पंचायतों और किसान संगठनों, इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों, इन लोगों को प्रदान किया जाएगा। वो 30% हिस्सा मुख्य तौर पर
ऐसे लोगों को प्रदान किया जाएगा, ऐसे संगठनों को प्रदान किया जाएगा जो उर्वरक उपयोग में कमी करने और आम लोगों को उर्वरकों के नुकसान के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, इससे संबंधित अभियान चला रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस योजना में इस बात की गणना किस तरह से की जाएगी, ये कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी कि किस राज्य ने एक विशेष अवधि में कितना यूरिया बचाया है, कितना जो फर्टिलाइजर है उसके उपयोग को कितना कम किया है। तो इस गणना को करने के लिए एक राज्य के 1 वर्ष के भीतर यूरिया के उपयोग से संबंधित डेटा की तुलना मुख्य तौर पर उसी राज्य के पिछले 3 वर्षों के औसत उपयोग के साथ इसकी तुलना की जाएगी और इस बात का आकलन किया जाएगा कि राज्य में यूरिया के उपयोग में कमी आई है या यूरिया के उपयोग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये तो बात हुई कि भारत में इस योजना जो शुरू की जा रही है, इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ सवाल उठता है कि आखिर सरकार द्वारा ये योजना लागू क्यों की जा रही है। तो हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, सबसे अनिवार्य क्षेत्रों में से एक है। लेकिन ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्षेत्र आर्थिक तौर पर उतना ही संवेदनशील भी है, उतना ही वल्नरेबल भी है। इस पूरे क्षेत्र में जो लोग संलग्न हैं, मुख्य तौर पर जो किसान हैं, वो उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से सरकार द्वारा इस क्षेत्र को तमाम स्तरों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, सहायता प्रदान की जाती है। और इन्हीं में सब्सिडी में से एक है उर्वरक सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब इस फर्टिलाइजर सब्सिडी के फ्रेमवर्क के तहत किसानों द्वारा एमआरपी पर फर्टिलाइजर्स की खरीद की जाती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर फर्टिलाइजर्स की खरीद की जाती है और ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन ये जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस बाजार मूल्य से काफ़ी कम होता है। अब इसको एक उदाहरण के जरिए भी हम समझ सकते हैं। मौजूदा समय में सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी मूल्य निर्धारित किया गया है, वो तकरीबन 5,922.22 रुपए प्रति टन के आसपास है। लेकिन यदि बाजार में आप नीम कोटेड यूरिया खरीदने जाएंगे तो आपको ये नीम कोटेड यूरिया तकरीबन 17,000 रुपए प्रति टन के आसपास मिलेगा। यानी दोनों की कीमत में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, काफ़ी ज़्यादा गैप मौजूद है। अब सरकार द्वारा इन दोनों के बीच जो अंतर मौजूद है, इस अंतर का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसी अंतर को सब्सिडी के तौर पर जाना जाता है। इसी अंतर को हम सब्सिडी कहते हैं। अब यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। समस्या ये है कि भारत में पिछले 5 सालों से उर्वरकों, खासतौर पर यूरिया के उपयोग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब जब यूरिया के उपयोग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो इसकी वजह से सरकार द्वारा उर्वरकों पर जो भी सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी के बोझ पर भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से सरकार का जो सब्सिडी खर्च है वो तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिनों केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, कुछ आंकड़े पेश किए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में जो 4 फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं, कौन कौन से हैं वो 4 फर्टिलाइजर्स। तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है यूरिया का। भारत में यूरिया सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट का। तीसरा नंबर है एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश का और चौथा नंबर है एनपीकेएस यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का। भारत में जो 4 उर्वरक हैं जिन्हें सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, इन 4 उर्वरकों के उपभोग में साल 2017-18 की तुलना में साल 2021-22 में तकरीबन 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जाहिर तौर पर ये काफी ज्यादा बढ़ोतरी है। इससे हमें पता चलता है कि भारत में पिछले कुछ सालों में लगातार यूरिया के उपयोग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि साल 2017-18 में भारत में तकरीबन 528.86 लाख मेट्रिक टन यूरिया का उपयोग किया गया था, उर्वरकों का उपयोग किया गया था, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 640.27 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया। यानी पिछले कुछ वर्षों में तकरीबन 21% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब जब यूरिया के उपयोग में, उर्वरकों के उपयोग में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो इसकी वजह से जाहिर तौर पर भारत सरकार द्वारा इसकी सब्सिडी पर जो खर्च किया जाता है उस खर्च में भी बढ़ोतरी हो रही है। सरकार का जो सब्सिडी बजट है उर्वरक और खासतौर पर उर्वरक क्षेत्र के लिए, उस बजट में भी बढ़ोतरी हो रही है। आप साल 2021-22 के बजट पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस अवधि के लिए सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी के लिए तकरीबन 79,530 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। लेकिन जब अंतिम आंकड़े सामने आए तो उससे ये पता चला कि इस पूरी अवधि के दौरान, साल 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा सब्सिडी क्षेत्र के लिए, उर्वरक सब्सिडी के लिए तकरीबन 1.62 लाख करोड़ रुपए
खर्च किए गए थे, जो कि जाहिर तौर पर काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा यदि आप साल 2022-23 के बजट पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार द्वारा इस पूरी अवधि के लिए साल 2022-23 के लिए उर्वरक सब्सिडी के लिए तकरीबन 1.05 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। लेकिन कई जानकारों का यह अनुमान है, कई रिपोर्ट्स में, कई पूर्वानुमानों में ये बताया गया है कि इस साल सरकार का ये जो आंकड़ा है ये तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यानी इस साल सरकार को सब्सिडी पर, उर्वरक क्षेत्र की सब्सिडी पर तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जो कि जाहिर तौर पर सरकार के बजट पर, सरकार की जो धन है, सरकार की जो राशि है, उस पर जाहिर तौर पर काफ़ी बड़ा प्रभाव है, काफ़ी बड़ा बोझ है। और सरकार इसी बोझ को कम करने का प्रयास कर रही है और इसी प्रयास के हिस्से के तौर पर सरकार द्वारा पीएम प्रणाम योजना को लागू किया जा रहा है। अब इस योजना के माध्यम से हमने पहले ही बात की कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से अंततः भारत सरकार के वित्तीय बोझ कम होगा। इसकी वजह से भारत सरकार का जो फाइनेंशियल बर्डन है, खासतौर पर सरकार जो सब्सिडी के लिए खर्च करती है, उस फाइनेंशियल बर्डन को, वित्तीय बोझ को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा इस पूरी योजना के माध्यम से वैकल्पिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जाएगा, जिसकी वजह से भारत में उर्वरकों का जो एक वैकल्प है, उसका जो ऑप्शनल जो हमारे पास तत्व मौजूद हैं, उन तत्वों को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरी योजना के माध्यम से सरकार भारत में उर्वरक सब्सिडी के परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रही है। तो ये तो बात हुई इस योजना की आवश्यकता क्या है और इस योजना को क्यों लागू किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में उर्वरक उपयोग के ट्रेंड को समझ लेते हैं। भारत में किस तरह उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है पिछले कुछ सालों में। तो यदि आप साल 2017-18 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि साल 2017-18 के दौरान भारत में तकरीबन 528.86 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का उपयोग किया गया था। वहीं यदि आप इन आंकड़ों की तुलना साल 2021-22 के आंकड़ों से करेंगे तो हमें पता चलता है कि साल 2021-22 के दौरान तकरीबन 640.27 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का उपयोग किया गया, जो कि तकरीबन 21.07% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसके अलावा हमने पहले ही बात की कि भारत में 4 तरह के उर्वरकों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये 4 तरह के उर्वरक हैं। पहला है यूरिया, दूसरा डीएपी, तीसरा है एमओपी और चौथा है एनपीकेएस। अब इन चारों में भारत में सबसे ज़्यादा यूरिया का उपयोग किया जाता है। यदि साल 2017-18 के आंकड़ों को देखें तो साल 2017-18 में यूरिया को जो उपयोग किया गया था वो तकरीबन 298 लाख मीट्रिक टन के आसपास था। वहीं 2021-22 में यह आंकड़ा 356.53 लाख मीट्रिक टन के आसपास पहुंच जाता है, जो कि तकरीबन 19.64% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। तो ये तो बात हुई कि भारत में किस तरह का यूरिया उपयोग किया जाता है, किस तरह फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और उर्वरक और भारतीय उर्वरक उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले उर्वरक को समझना ज़रूरी है, फर्टिलाइजर्स को समझना ज़रूरी है। तो उर्वरक की बात करें तो उर्वरक कार्बनिक या अकार्बनिक, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जिनमें ऐसे रासायनिक तत्व, ऐसे केमिकल कंपोजिशंस मौजूद होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए, इसके अलावा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, फर्टिलिटी के सुधार करने में काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। और इसी वजह से जब उर्वरकता में सुधार होता है तो इसकी वजह से फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। जब फसल उत्पादकता बढ़ती है तो इसकी वजह से किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया भर के किसानों द्वारा व्यापक स्तर पर उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। और इसी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भी किसानों को इन उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, सरकार द्वारा किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। अब उर्वरक उद्योग की बात करें तो भारत यूरिया उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में यूरिया का सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आता है चीन, यानी चीन में यूरिया का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसके बाद भारत के नंबर आता है। लेकिन यदि आप सार्क देशों में देखेंगे तो सार्क देशों के मामले में भारत यूरिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है। हम जानते हैं कि सार्क जो समूह है, इसमें मुख्य तौर पर साउथ एशियन कंट्रीज शामिल हैं। इस पूरे समूह में मुख्यतः 8 देश शामिल हैं। भारत के अलावा इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल हैं। इसके अलावा यदि आप 2018-19 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो हमें पता चलता है कि इस अवधि के दौरान भारतीय उर्वरक उद्योग द्वारा तकरीबन 414.85 लाख मीट्रिक टन
उर्वरकों का उत्पादन किया गया था। लेकिन हम जानते हैं कि इस पूरी अवधि के दौरान 2018-19 के दौरान भारत में जो उर्वरकों का उपभोग हुआ वो उपभोग इस पूरे आंकड़े की तुलना में काफ़ी ज़्यादा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत अपनी आवश्यकता का कुछ हिस्सा अन्य देशों से आयात भी करता है, अन्य देशों से मंगाता भी है। इसके अलावा हम जानते हैं कि भारत में कुछ 8 कोर उद्योग भी हैं। ये कोर उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं और ये जो हमारा उर्वरक उद्योग है ये भी इन 8 कोर उद्योगों में से एक है। उर्वरक उद्योग के अलावा इन 8 कोर उद्योगों में कोयला उद्योग, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, सीमेंट, स्टील और बिजली उद्योग शामिल है। अब ये जो 8 कोर उद्योग हैं, इन 8 कोर उद्योगों में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है वो रिफाइनरी उत्पादन को दिया जाता है, रिफाइनरी उत्पादों को दिया जाता है, प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, और सबसे कम वेटेज उर्वरक उद्योग को दिया जाता है। तो ये तो बात हुई हमारे उर्वरक उद्योग की और उर्वरकों की। अब आगे बढ़ते हैं और सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को समझ लेते हैं। तो सरकार द्वारा साल 2016 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली की शुरुआत की गई थी उर्वरक उद्योग के लिए, और इस पूरी प्रणाली के माध्यम से उर्वरक कंपनियों को केवल तभी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है, या तब तक सब्सिडी का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है जब तक कि खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को बिक्री नहीं कर दी जाती है। यानी जब तक रिटेल सेलर्स लाभार्थियों को, किसानों को उर्वरक की बिक्री नहीं कर देते हैं, तब तक सरकार द्वारा ये जो उर्वरक कंपनियां हैं इन कंपनियों को सब्सिडी की राशि नहीं दी जाती है, अमाउंट नहीं दिया जाता है। इसके अलावा ये जो अमाउंट जब अंत में दिया जाता है तो ये डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाता है, इसीलिए ये प्रणाली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा इस पूरे प्रयासों के हिस्से के तौर पर नीम कोटेड यूरिया भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीते दिनों भारत सरकार के तहत उर्वरक विभाग द्वारा सभी भारत के जो घरेलू उत्पादक हैं, जो भी यूरिया उत्पादन करते हैं, उन उत्पादकों को ये सख्त हिदायत दी गई थी कि भारत में जिस भी तरह का यूरिया उत्पादित किया जाएगा वो यूरिया मुख्य तौर पर 100% नीम कोटेड यूरिया होगा। अब नीम कोटेड यूरिया ही क्यों होगा? क्योंकि इस यूरिया के काफ़ी ज़्यादा लाभ होते हैं। इस यूरिया के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है, सॉइल हेल्थ में सुधार किया जा सकता है, जो कि अंततः हमारा जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को बढ़ाने में योगदान देगा। इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से फसलों में रसायन के उपयोग में कमी आती है, साथ ही कीट और रोग के हमलों में भी कमी देखने को मिलती है इस नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से। इसके अलावा इस यूरिया के माध्यम से धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, अरहर और लाल चने की जो फसलें होती हैं उन फसलों की उपज में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा तीसरा प्रयास ये है कि इस पूरे क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीक, स्पेस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। इसरो की सहायता से एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, एक पायलट प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से इसरो द्वारा रॉक फॉस्फेट का संसाधन मानचित्रण किया जा रहा है, रिसोर्स मैपिंग की जा रही है, यानी ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो फॉस्फेट है ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है। इसके बाद इसका खनन किया जाएगा और इसके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिल सकता है। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप इस वीडियो में जो तथ्य बताए गए हैं उनके आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि पीएम प्रणाम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है, पहला कथन है, सरकार द्वारा इस योजना के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। हमारा दूसरा कथन है कि यह योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी सुनिश्चित करेगी। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। या तो पहला ऑप्शन है कि एक ही कथन सही है, केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है कि दोनों ही कथन सही है, और चौथा ऑप्शन है कि इन दोनों कथनों में से कोई सा भी कथन सही नहीं है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।